अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी जिसकी मदद से आप लोग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उर्दू की वीडियोस पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? खेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मुअल्लिम को मेहनत कम करनी पड़ती है, या फिर खेल ज़बान को वुसअत देते हैं, या खेल में मज़ा आता है, या खेल जिस्मानी नशोनुमा देता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। खेल से टीचर को मेहनत भी कम करनी पड़ती है और मज़ा भी आता है खेल में, और शारीरिक वृद्धि और विकास भी होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से खेल ज़रूरी है? तो वो है खेल ज़बान को वुसअत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे खेलते हैं तो झुंड बना के, ग्रुप बना के खेलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से उनका भाषाई विकास होता है। तो प्राइमरी सतह पर खेल सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि खेल ज़बान को वुसअत देते हैं, खेल से भाषा का विस्तार होता है। अगला सवाल यह है कि ज़बान सीखने का कौन सा तरीका मादरी ज़बान को माबैन किए बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मददगार होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं उस तरीके की बात करूँ जिस तरीके में हम मदर टंग यानी कि मातृभाषा को बीच में नहीं रखते हैं, डायरेक्ट किसी दूसरी ज़बान को सीख लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि हिंदी में कहा जाता है। तो डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर हमें अंग्रेज़ी सीखना है तो उसके लिए हम उर्दू या हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट सीख लेते हैं अंग्रेज़ी। यानी कि इसमें हम किसी मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरी ज़बान को सीखने के लिए। तो वो जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। अगला सवाल है कि प्राइमरी सतह पर बच्चों के अदब के इंतखाब की अहम बुनियाद क्या होनी चाहिए? अगर मैं प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साहित्य का मुंतखब करूं, उसका इंतखाब करूं, तो मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? क्या छोटी तसानीफ ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर मौजू उसका दिलचस्प होना चाहिए, या दिलकश उसमें तस्वीर होनी चाहिए, या फिर आसान जानकारियाँ होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों के लिए अदब के इंतखाब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हम टॉपिक चूज़ करें वो इंटरेस्टिंग हो, यानी कि दिलचस्प मौजू। ये अहम बुनियाद होनी चाहिए प्राइमरी सतह पर बच्चों के अदब के इंतखाब में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि हमारे दर्जा में मुतफर्रिक पस मंज़र के बच्चे होते हैं। एक क्लासरूम में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उनकी ज़बानों को भी दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए, या फिर उनकी ज़बानों को सीखना सभी तलबा के लिए लाजमी कर देना चाहिए? यह ज़बान की दर्स किताब में सभी ज़बान के अल्फाज होने चाहिए, या फिर उनकी सभी ज़बानों की जानकारी मुअल्लिम के लिए लाजमी है? तो दोस्तों मान लीजिए एक क्लास है जिसमें भोजपुरी बोलने वाले बच्चे, हिंदी बोलने वाले बच्चे, इलाकाई ज़बान बोलने वाले बच्चे, अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे, उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं। तो अगर एक ही क्लास में कई ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हर ज़बान को हर बच्चों के लिए सीखना ज़रूरी कर देना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा मुश्किल है क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, हर ज़बान वो नहीं सीख पाएंगे। हम ऐसे क्लास में जिसमें मुतफर्रिक लसानी पस मंज़र के बच्चे हैं, क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की ज़बानों की इज़्ज़त करनी चाहिए, सभी बच्चों की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो अगर हमें कोई ऐसा क्लासरूम मिले जिसमें मुतफर्रिक लसानी पस मंज़र के बच्चे हैं, तो उनमें सभी बच्चों की ज़बानों को दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए।
अगला सवाल यह है कि वाइगोस्की के नज़रियात पर मबनी क्लासरूम में डैश पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो वाइगोस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने खुद अपने इसी चैनल पे हिंदी में उस थ्योरी को डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वाइगोस्की अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? वाइगोस्की अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं, एक समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा ज़बान यानी कि भाषा। और वो वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी कोई क्लास है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो देनी चाहिए वो मुआशरती तामुल पर देनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन पर देनी चाहिए, क्योंकि वाइगोस्की यही बात कह रहे हैं कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन के रिजल्ट में होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान एक उम्दा ज़रिया है, लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है किसका? क्या सुनने, बोलने और सोचने का है, या फिर पढ़ने, लिखने और मवासलात का है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का है, या फिर पढ़ने, लिखने और समझने का? तो अगर आप लोग चारों ऑप्शन पे गौर करें तो आपको लगेगा सभी ऑप्शन सही है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है? तो सी वाला है, क्योंकि ज़बान एक ज़रिया है सोचने का। ज़बान के ही ज़रिए हम महसूस भी कर सकते हैं चीज़ों को और चीज़ों से जुड़ भी सकते हैं। तो अगर इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सी वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि इनमें से कौन प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है? एलिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का एम क्या नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन है कि मानी के मुताबिक अंदाज़ा लगाकर पढ़ने की कोशिश करना। दूसरा, मुसव्विरी को यानी कि चित्र को इजहार खुदी का ज़रिया बनाना। बच्चों के घर की ज़बान और स्किन की ज़बान में ताल्लुक़ कायम करते हुए उसे वुसअत देना। सुनी हुई बात को बेआइन ही यानी कि ज्यों का त्यों दोहराना। तो अगर मैं प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस के मकसद की बात करूं तो हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? ताकि वो मानी का अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है, विचारों को अपने एक दूसरे के अभिव्यक्त कर सकें और साथ ही साथ लैंग्वेज को इजहार खुदी का यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज़रिया बना सकें। तो ये सभी जो हैं वो मकसद हैं। लेकिन यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है, सुनी हुई बात को बेआइन ही दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना, प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि लिखना कैसा अमल है? क्या एक मुश्किल अमल है, एक लाजमी महारत है जिसे जल्दी हासिल करना चाहिए, या फिर एक किस्म की बातचीत है, या फिर एक निहायत मुश्किल अमल है? तो दोस्तों जो लिखना है वो क्या है? एक किस्म की बातचीत ही है। हम चैटिंग करते हैं, हम पत्र के ज़रिए, ख़त के ज़रिए बातचीत करते हैं, तो वो तो लिखित रूप में बातचीत ही तो होती है। तो लिखना क्या है? एक किस्म की बातचीत ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि उर्दू पेडागोजी के थे। उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक मैं आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए बता दूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूंगा जिससे आप लोग ये पहचान लेंगे कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है और कौन सा ऑप्शन निगेटिव है। यानी कि इससे वीडियो जो मैं आपको दूंगा इससे आप लोग ऑप्शन को छांट लेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।